हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर समाज कार्य और समाजशास्त्र के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराता हूं। आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिसंबर 2023 का। आगामी परीक्षा जून 2024 में यूजीसी नेट का है। उनमें ये प्रश्न बड़े ही इम्पोर्टेंट के रोल या भूमिका निभाएंगे। आप सभी को बता दूं, कल 15 मार्च 2024 था। कल की डेट में ही मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से एमपी सेट का फॉर्म आया है या नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ठीक है, तो विज्ञापन जो है कल जारी हुआ है 15/3/2024 को। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो प्रारंभिक तिथि है वो 21 मार्च 2024 से है। अंतिम तिथि जो है फॉर्म भरने की वो 20 अप्रैल 2024 दोपहर 12 बजे तक ये फॉर्म भरा जाएगा। इसके बारे में मैंने एक वीडियोस में कल आप लोगों को बताया है। यदि आप इसके बारे में डिटेल जानकारी चाहते हैं तो मेरे चैनल पर विज़िट कर लीजिए और वहाँ पर देख लीजिए। एमपी सेट का पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन मैंने दे रखा है। आगे अगर हम बात करते हैं तो आप सभी को बता दूं कि अपने यूट्यूब चैनल पर ही मैं यूजीसी नेट की ऑनलाइन क्लासेस आप सभी को शाम को प्रोवाइड कराता हूं 7 to 8 PM, जिसकी फ़ीस मात्र मैंने रखा है 3000 रुपीज़। और आप सभी लोगों को इसमें रिकॉर्डेड क्लासेस है और पर डे क्लासेस आपको मिलेंगी और यूनिट के क्रम में आपके पास PDF जाएंगे, शॉर्ट नोट्स भी अवेलेबल कराए जाएंगे, PYQ भी आप लोगों से डिस्कस किया जाएगा। टॉपिक के साथ साथ हम लोग कुछ टेस्ट सीरीज को भी इसमें इन्वॉल्व कर रखे हैं। ठीक है, तो मात्र 3000 में आप लोगों को इन क्लासेस को प्रोवाइड कराई जा रही है। यदि आप इसके बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं यूजीसी नेट के लिए, जिसका एग्ज़ाम जून में है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8506031308 पर। आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो और कॉल के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। आप सभी को बता दें कि DSSB सोशल वेलफेयर ऑफिसर की भी मैं ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराता हूं। इसकी जो फीस रखी गई है मात्र 1000 में आप सभी लोगों को प्रोवाइड कराई जा रही है। सारे कंटेंट और लाइव क्लासेस और जितने भी क्वेश्चनों पर डिस्कस हो रहे हैं इस समय प्रीवियस ईयर के, उन क्वेश्चनों को भी हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। आप सभी को बता दें, मेडिकल सोशल वर्क के अलावा भी MPPSC की ऑनलाइन क्लासेस भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूं, जो टोटली बेस्ड है सोशियोलॉजी पर यानी समाज शास्त्र पर। इसकी क्लास का जो टाइमिंग रखा गया है वो दोपहर का 1 to 2 PM रखी गई है। इसकी फ़ीस मात्र 2000 रुपये में आप लोगों को प्रोवाइड कराई जा रही है। ठीक है, चलिए बातचीत करते हैं प्रश्नों पर। तो प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित घटनाओं के अनुक्रम में आपको स्थापना वर्ष के अनुसार व्यवस्थित करना है। आप सबको बता दूं मैं, ये प्रश्न तो दिसंबर 2023 का है। आप लोगों से मैं ऑनलाइन क्लासेस में डिस्कस करूंगा, लेकिन जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी है ये USA की है। हालांकि ये सारी प्रक्रिया प्रति वेस गिल्ड भी USA की है। ठीक है, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी भी USA की है और अमेरिकन एसोसिएशन फॉर कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन भी USA की है। ये 1918 की है। और युद्ध कोष, यहाँ पे वॉर चेस्ट इसको बोला जाता है, ये भी USA का है। फिर राष्ट्रीय समाज कार्य परिषद भी USA का है। यहाँ मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले जो आने वाला है स्थापना के वर्ष में दर्शाना है, तो पहले B आएगा, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी आएगा। देन उसके बाद प्रतिवेश गिल्ड आएगा। उसके बाद आपका जो रिप्रेजेंट किया जाएगा वो युद्ध कोष को दर्शाया जाएगा यानी वॉर चेस्ट को। और तत्पश्चात अमेरिकन एसोसिएशन फॉर कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन आपको शामिल किया जाएगा यानी C आपका यहाँ पे शामिल रहेगा। उसके बाद अंत में राष्ट्रीय समाज कार्य परिषद इसमें शामिल रहेगा। ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। यहाँ आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सेकंड में कि BADCE यही आपका स्थापना के वर्ष के आधार पे सही क्रम में दर्शाया गया है। इन सभी क्वेश्चनों के बारे में मैं आप लोगों से ऑनलाइन क्लासेस में डिस्कस करूंगा, जो शाम को 7 to 8 PM चलाई जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करेंगे। क्वेश्चन नंबर 82 कहता है कि यह अवधारणा है कि
कोई व्यक्ति स्वयं को कैसे देखता है, या एकल परिघटना नहीं है बल्कि इसमें दूसरे भी शामिल होते हैं, क्या कहलाती है। 4 ऑप्शन है, ये कॉन्सेप्ट किसके अकॉर्डिंग दिया गया है, तो लुकिंग ग्लास सेल्फ, और ये कॉन्सेप्ट आप सबको पता है अच्छे तरीके से, CH कूले का। ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट जवाब होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 83 नंबर हमारे सामने है, कारा और CARA जो दत्तक ग्रहण से संबंधित है। दिशा निर्देशों के अनुसार भारत में बच्चा गोद लेने के लिए मानक प्रक्रिया 5 चरणों से दी जाती है। इन्हीं प्रक्रिया का उचित क्रम में हमको क्या करना है, व्यवस्थित करना है। आपको बता दें, सबसे पहले पंजीकरण आएगा, तत्पश्चात उसके बाद होम स्टडी और काउंसलिंग की जाएगी। उसके बाद हम लोग बच्चों के संदर्भित कार्य यानी रेफरल की बात करेंगे। तत्पश्चात हम लोग बच्चों की स्वीकृति को रिप्रेजेंट करेंगे, और अंत में न्यायालय की सुनवाई या कोर्ट हियरिंग का नाम रिप्रेजेंट करेंगे। सही जवाब 83 का जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला यहाँ पे सत्य माना जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। UGC नेट में आप लोगों को इन सभी चीज़ों के बारे में डीप नॉलेज होनी चाहिए। यदि आपके पास अधिक नॉलेज है तभी आप प्रश्नों को सही तरीके से कर पाएंगे या उसका उत्तर दे पाएंगे। आप सभी की जब क्लासेस में शाम को चलाता हूँ, या आप मेरा कोई भी क्लासेस में अगर आपने देखा होगा, जब मैं क्वेश्चन पेपर करवाया हूँ तो हर एक ऑप्शन के बारे में बताया हूँ। DSSB के क्वेश्चनों को आप देख सकते हो, जो कि मैं इस समय वर्तमान में कुछ वीडियो पब्लिक भी कर रखा है, तो वहाँ पे हर एक ऑप्शन के बारे में पूरी डीप में जानकारी है। तो उसी तरीके से UGC नेट की भी क्लासेस जब चलेंगी, हालांकि चली रही, जब उनका प्रैक्टिस चलेगा तब उस दौरान आप लोगों के सारे ऑप्शन के बारे में डिस्कस किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करेंगे। क्वेश्चन नंबर 84 हमारे सामने है। यहाँ पे कहा है कि निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी जी से संबंधित है। 84 में, ठीक है, महात्मा गांधी जी से संबंधित है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंद स्वराज भी लिखा हुआ है, माई एक्सपेरिमेंटल विद ट्रूथ लिखा हुआ है, यंग इंडिया भी लिखा हुआ है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, फिर इनहेंशियल ऑफ कॉस्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं आप लोगों से बता दूँ, महात्मा गांधी जी से संबंधित हिंद स्वराज है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ भी है, यंग इंडिया भी है, लेकिन डिस्कवरी ऑफ इंडिया नहीं है। ठीक है, ना ही इनहेंस जो है इनहिलेशन ऑफ कास्ट है। ठीक है, तो डी और ई को हटा दीजिए, आप ऑप्शन नंबर ए का देखिए, ABC, और ऑप्शन नंबर पहला आपका यहाँ पर महात्मा गांधी जी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे। अगला सवाल हमारे सामने सम्मिलित किया हुआ ये प्रश्न आपके सामने रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, देखिए, संवेदनशील अगर मैं बात करूँ संस्कृति है। संवेदनशील संस्कृति क्या होती है, जो चीज़ें इंद्रियों से प्रत्यक्ष अनुभव की जा सकती है, या व्यवहारिक या सुखवादी या विषय शक्त और भौतिकवादी है। तो ये संवेदनशील को रिप्रेजेंट करेगा। विचारात्मक संस्कृति है। विचारात्मक संस्कृति की बात अगर मैं करता हूँ, तो जो चीज़ें केवल मन से अनुभव की जा सकती हैं, या अमूर्त धार्मिक आस्था और परम सत्य से सरोकार रखता है, वो रिप्रेजेंट करता है विचारात्मक संस्कृति। उसके बाद भौतिक संस्कृति। भौतिक संस्कृति सभ्यता जिसमें औजार, बर्तन, मशीनें, निवास, विज्ञान, यातायात के साधन और प्रौद्योगिकी शामिल है, उसको इसके अंतर्गत रखा गया है भौतिक संस्कृति। मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति के बारे में। सांस्कृतिक पिछड़ापन, कल्चर लैग इसको कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसको? कल्चर लैग बोला जाता है। तो संस्कृति के भौतिक और अभौतिक बीच के अंगों के बीच परिवर्तन की गति और दर को असंतुलन की प्रक्रिया में इसको बोला जाता है कल्चर लैग। ठीक है, तो यानी इसका 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर अगर आप सेकंड कह रहे हैं 85 वाले का, कि ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4, तो ऑप्शन आप करेक्ट दे रहे हैं, और सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर बी ही सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं नेक्स्ट सवाल पर। अगला सवाल हमारे सामने कहता है 86 में कि वर्ष 2014 में IASSW, ठीक है, और IFSW द्वारा समाज कार्य की पुरानी वैश्विक परिभाषा में कौन से 2 नए शब्द जोड़े गए थे। उन 2 नए शब्दों के बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है यहाँ पर, और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि एक था सामूहिक उत्तरदायित्व, तो दूसरा था विविधताओं के लिए सम्मान। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही है, ये जोड़ा गया था 2014 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करेंगे। अगला सवाल हमारे सामने इस समय रिप्रेजेंट हो रहा है 87 नंबर का।
वह कौन सी दो जीवन ऊर्जाएं या मूल प्राकृतिक शक्तियां हैं जो सभी जीवित प्राणियों में शामिल है। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर जो दिया गया है वो 87 दिया गया है। 87 का इसका करेक्ट जवाब क्या होना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं, देख सकते हैं आप, नींद दिया गया है, कामुकता दिया गई है, आक्रामकता दिया गया है, स्वप्न दिया गया है और अंतर्दृष्टि भी यहाँ पे शामिल की गई है। परंतु सवाल हमारे सामने क्या दिया गया है कि ऊर्जाएं और मूल प्रवृत्ति के शक्तियां शामिल हैं। तो देखिए, मूल प्रवृत्तियां बेसिकली आप सबको पता है, एक तो कामुकता जिसको लिबिडो है जहां इरोस में शामिल किया गया, दूसरा थैनाटोस है जिसको आक्रामकता में शामिल किया गया, और ये सिगमंड फ्राइड की मूल प्रवृत्तियां हैं। तो केवल बी और सी होगा, ऑप्शन आप यहाँ पे मैच कर सकते हैं। बी और सी जो ऑप्शन आपका सेकंड है, यही सिगमंड फ्राइड की दो मूल प्रवृत्तियां शामिल की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88, कहता है द पर्सन इन हिज सिचुएशन कथन का आविष्कार किसने किया। द पर्सन इन सिचुएशन वाली कंडीशन है, मैंने आपको ये पढ़ा भी चुका हूँ इसके बारे में। तो फ्लोरेंस होलिश का नाम आएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर पहला वाला स्टेटमेंट करेक्ट चला जाएगा। इन सभी विद्वानों से रूबरू होंगे आप सभी लोग ऑनलाइन क्लासेस में। जो भी क्वेश्चनों के प्रति मैं आप लोगों से यहाँ पे विचार विमर्श नहीं कर रहा हूँ, तो ये आप समझिए कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस में डिस्कस होगा। जो बच्चे पेड हैं उन्हीं लोगों को ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी। निम्नलिखित में से कौन सा संभाव्यता प्रतिचयन मतलब प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का उदाहरण नहीं है ना। ये भी सवाल हमारे सामने दिया गया है। देखिए, आपको बता दूं, एक जो कोटा सैंपलिंग है ये नॉन प्रोबेबिलिटी का पार्ट है कि नहीं, प्रोबेबिलिटी का पार्ट नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका जो जाएगा वो थर्ड वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा। अगले सवाल की तरफ रुख करेंगे। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है कि कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की जो है एट्रीब्यूट ऑफ द क्वांटिटेटिव रिसर्च का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 90, बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो ये जनरेटिंग हाइपोथेसिस का नाम आता है, और सही जवाब बेसिकली ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला सत्य माना जाएगा इस प्रश्न के आधार पर। अगले सवाल की तरफ बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे सामने रिप्रेजेंट हो रहा है 91 नंबर से। कह रहा है कि सामूहिक कार्य कौशल प्रक्रियात्मक एवं अननोन क्रियात्मक होते हैं। रूबी पर्ल ने उन्हें प्रणाली विज्ञान संबंधी सहायता प्रदान करने वाली श्रेय प्रक्रिया के रूप में वर्णित किया। सोपानों को अनुक्रम में हमको क्या करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है यानी दर्शाना है। तो व्यवसाय उद्देश्य की पहचान सबसे पहले नंबर पर आएगा, दूसरे नंबर पर अध्ययन आएगा, इस चीज़ को आप जरूर ध्यान में रखेंगे। तीसरे नंबर पर अगर मैं बात करता हूँ तो डायग्नोसिस यानी निदान आएगा। चौथे नंबर पर लक्ष्यों का चयन आएगा, और तत्पश्चात यानी अंत में उपचार का प्रतिवेदन आएगा, और इसके बाद आपका मूल्यांकन आता है। तो सही जवाब अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर आप डी को देखिए, डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट जा रहा है। ठीक है, रूबी पर्नल का एक विद्वान है जिन्होंने विज्ञान संबंधी सहायता प्रदान करने के लिए श्रेय में ग्रुप वर्क के अंतर्गत कौशल क्रियात्मकता एवं अननोन क्रियात्मकता की कंडीशन को सोपान में दर्शाया था यानी चरण में दर्शाया था। अगले सवाल की तरफ रुख करेंगे। अगला सवाल हमारे सामने 92 नंबर का है, यह आपको ध्यान से देखना है। इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, शक्ति का नीति शास्त्र क्या होता है। सामाजिक न्याय सामाजिक अधिकार हासिल करने के लिए शक्ति का विवेचात्मक उपयोग होता है, यानी इसका थर्ड मैच हो जाएगा। वहीं बात करते हैं अभ्यास का नीति शास्त्र, देखो शक्ति का था तो ये अभ्यास का नीति शास्त्र को रिप्रेजेंट किया गया है, और यहाँ सामाजिक परिवर्तन के प्रयासों से पूरे काल में मननात्मक विमर्श और मनन क्रिया के एक सतत कुंडल में लगे रहना ही अभ्यास का नीति शास्त्र कहलाता है, यानी 4 हो जाएगा। पैरवी का नीति शास्त्र क्या होता है, ये बेसिकली किसी लक्ष्य और व्यक्तिगत मामलों में अधिकारों का समर्थन के लिए पेशेवर संसाधनों का उपयोग होता है। और परिवर्तन का नीति शास्त्र क्या होता है, दीर्घकालिक संदर्भित और बहुव्याख्यात्मक टिकाऊ और एकीकृत परिवर्तन को लाने को रिप्रेजेंट करता है। तो पहले का 3 और दूसरे का 4, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड में यानी 92 का जो ऑप्शन जाएगा वो थर्ड वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट माना जाएगा। अगले सवाल की तरफ रुख करेंगे। अगला सवाल हमारे सामने कह रहा है कि अनुसंधान त्रुटि है पूर्वाग्रह है, दूसरे में व्याख्या दी गई है, यह आपको बताना है 93 का। तो पहला कह रहा है कि एक्स्ट्रा पर्सन आर्ग्यूमेंट को लेकर ये किसी विशेष अव्यवस्थित विचार पर उससे इस तरह विकृत करके हमला करना कि
उस पर हमला करना सरल हो जाए। ये आपका पहले का पहला ही मैच हो जाएगा। दूसरा कहता है कि एंड होमिनेम अटैक क्या होता है, जो तर्क देने वाले व्यक्ति के तर्क का उत्तर देने के बजाय उसकी साख को गिराना, यानी ये दूसरा मैच हो जाएगा। और बैंड वैगन अपील की बात अगर हम लोग करते हैं तो यह रिप्रेजेंट क्या करता है, यह सापेक्षता एक नया हस्तक्षेप है जिसे उसकी बढ़ती लोकप्रियता के आधार पर बढ़ावा दिया जा रहा है, यानी ये आपका इससे मिल जाएगा। तीसरे से तीसरे वाला भी अति सामान्यीकरण, यह मानना है कि एक जैसी कुछ घटनाएं एक सामान्य बनावट की प्रमाण है। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि ये सीधा सीधा मैच हुआ है, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा। तो ऑप्शन नंबर पहला आपका यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा 94 का। अगले सवाल की तरफ हम लोग रुक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 93 था, 93 का 1 था, और 94 वाले क्वेश्चन पर बात करते हैं आचार्य संहिता को लेकर। आचार्य संहिता रिप्रेजेंट करता है, इसके व्यवसाय में अनेक कार्य जो है सिद्ध किए हैं। अब बताइएगा, आप पहले एक बार प्रश्न को ध्यान से सुनिए। आचार्य संहिता व्यवसाय संबंध के अंतर्गत आ रहा है, और पहला पॉइंट कहा है कि निर्णय लेने में मार्गदर्शन। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि सक्षमताओं का आकलन करना। तीसरे में कह रहा है व्यवहार का विनियमन करना। चौथे में आपसे कह रहा है कि प्रैक्टिशनर के ज्ञान का मूल्यांकन करना, और पांचवें में कह रहा है सेवार्थी के व्यवहार को नियंत्रित करना। तो देखो, आचार्य संहिता को बेसिकली व्यवसाय के लिए अनेक कार्य सिद्ध करते हैं, जैसे निर्णय लेने के लिए मार्गदर्शन आपका पहला करेक्ट हो जाएगा, क्षमताओं का आकलन करने के लिए आपका दूसरा सत्य हो जाएगा, व्यवहार का विनियमन करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए ये भी सत्य हो जाएगा। जो प्रैक्टिशनर होते हैं उनके लिए यूज नहीं होता आचार संहिता, है ना, और ना ही सेवार्थी के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए आचार संहिता। ये तो जो सामाजिक कार्य करता है उसका व्यवहार नियंत्रित होता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ए बी सी सत्य माना जाएगा, और ए बी सी कहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर पहले में दिया गया है। 94 का ऑप्शन पहला सत्य आपका चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन वैयक्तिक कार्य की दर्शन शास्त्रीय अवधारणा नहीं है। दर्शन शास्त्री का अवधारणा नहीं माना जाता है। किसी भी व्यक्ति को उसके स्वप्न को किसी भी प्रकार से पूरा करना, ये बेसिकली व्यक्तिक कार्य का दर्शन शास्त्री का अवधारणा नहीं है। बाकी यहाँ पर गरिमा युक्त व्यक्ति का मानना चाहिए, आत्मनिर्भरता की बात करना चाहिए, उसकी मानवीय आवश्यकताओं को साझा होनी चाहिए, ये सभी हैं, परंतु ऑप्शन डी नहीं है। प्रश्न कहा है कि नहीं है, तो ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर, आपका यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। आसान सा सवाल है, ऐसे प्रश्नों को हम लोगों को बड़े ध्यान से करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 96, एक धर्मार्थ संस्था के लिए निधि जुटाने के संबंध में कौन से कथन आपके सही हैं। देखिए, आज ये स्टेटमेंट या कथन तो दिए गए हैं, इस तरीके के प्रश्न खूब पूछे जा रहे हैं यूजीसी नेट में आजकल। 2024 में आप लोग तैयार बैठिएगा। इसके लिए आपको यही करना पड़ेगा कि धर्मार्थ संस्थान के बारे में आपको पता होना चाहिए। धर्मार्थ संस्थान है क्या चीज़, ये क्या काम करती है, इनके पॉइंट्स आपको नोट करने पड़ेंगे, इनके पॉइंट्स को आपको पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके ऐसे प्रश्नों को आप लोग सत्य कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 96 के बार पॉइंट को आप लोग सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। कहता है कि संगठन एजेंसी को गैर लाभ आधार पर कार्य करना चाहिए। दूसरा आपसे कहता है कि एजेंसी को पिछले 3 वर्षों का प्रचलन रत होना चाहिए। तीसरा कहता है लाभप्रद प्रयोजन के लिए धन जुटाना। चौथा कहता है उचित व्यक्ति को उचित रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं है। फिर उसके बाद पांचवा कहता है कि निधि जुटाने के लिए संस्था एजेंसी के पास एक विशेषज्ञ विभाग का होना बताया गया है। तो मेरे हिसाब से अगर मैं आप लोगों से बात करता हूँ इस सवाल में कि धर्मार्थ संस्थान के लिए निधि जुटाने के संबंध में कथन सही है, तो एक तो पहला आपका स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा एजेंसी के पिछले 3 वर्षों के प्रचलन होना भी सही है। तो पहला केवल पहला दूसरा ही सही है, बाकी सारे गलत हैं। यहाँ पे धन जुटाने की बात नहीं है, ठीक है। यहाँ रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य क्यों नहीं, इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। अब विभाग का होना, एजेंसी संस्था के पास एक निधि जुटाने के लिए विभाग होना, ये भी जरूरी नहीं है। तो पहला दूसरा ही सही, केवल और केवल ऑप्शन नंबर आपका पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, ए और बी सत्य है, ठीक है। ये पता होना जरूरी है आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 97 नंबर का सवाल हमारे सामने रिप्रेजेंट हो रहा है, और आप इस तरीके से आपको इसको मैच करना है। सामाजिक सेवा किसे कहोगे आप। सामाजिक सेवा बेसिकली समाज के किसी सदस्य के लिए संगठित कार्यकलाप को समाज सेवा कहते हैं। फिर उसके बाद कहता है सामाजिक कल्याण। सामाजिक कल्याण किसे कहेंगे आप, तो समाज के अस्वस्थ और कमजोर वर्गों के लिए क्रियाकलाप को कहेंगे आप। सामाजिक कार्य किसको कहोगे आप, व्यावसायिक क्रियाकलाप को आप समाज कार्य कहोगे, ठीक है। तो इस चीज़ को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। और सामाजिक सुधार किसे कहोगे, सामाजिक बुराइयां और सामाजिक समस्या के विरुद्ध का आंदोलन को कहेंगे आप लोग, ठीक है। तो आप देख सकते हो, तो यहाँ पर ऑप्शन में अगर हम बात करें तो 3 और 1 2 ऑप्शन नंबर आपका जो जा रहा है वो थर्ड वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, है ना। इस तरीके से आपको सवाल को करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर
98 कहता है कि क्या आप विवाहित हैं? यदि विवाहित हैं तो कितने वर्षों से हैं? यह प्रश्न किस प्रकार का हो सकता है? 98 नंबर का सवाल मैं आप लोगों से कहूँगा आकस्मिकता का प्रश्न है। ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पर सत्य माना जाएगा। ठीक है, इन प्रश्नों पर बात करेंगे। डबल बैरेट प्रश्न क्या होते हैं, वैल्यू एडेड प्रश्न क्या होते हैं, ठीक है, मैट्रिक्स वाले प्रश्न कैसे होते हैं, इन सभी पर डिस्कस हम लोग करने वाले हैं यूजीसी नेट के सोशल वर्क क्लासेस में। समाज कार्य की क्लासेस यूजीसी नेट की जून के लिए तैयारी अगर आपको करनी है तो इसकी मात्र फीस 3000 है। इसमें सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं, ठीक है, और सब चीज़ें आपको दिया जाएगा। इधर जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क करें 8506031308 पर आप हमें कॉल भी कर सकते हो और व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। 99 नंबर का सवाल, सामाजिक प्रतिरक्षा के क्षेत्र में समाज कार्य अभ्यास डैश से संबंधित नहीं है। आपको ये दर्शाना है बेसिकली उपचार न्याय प्रणाली से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट है। अपराध से संबंधित, किशोर से, बाल से संबंधित है। बात करते हैं अगले सवाल, क्वेश्चन नंबर 100 हमारे सामने दिया गया है। 100 नंबर का क्वेश्चन इस समय रिप्रेजेंट आपके सामने हो रहा है। कार्य मूल्यांकन की अनेक पद्धतियां होती हैं, क्योंकि यह किसी भी संगठन में एक कार्य से दूसरे कार्य की तुलना करने की प्रक्रिया या पद्धति क्या कहलाती है, यह आपको दर्शाना है। तो वो बेसिकली कार्य रैंकिंग कहलाती है। कार्य रैंकिंग कहलाती है। साधन तुलना पद्धति कहलाती है। साधन तुलना पद्धति कहलाती, कार्य वितरण प्रणाली नहीं कहलाती, ये गलत है। और पॉइंट फैक्टर पद्धति कहलाती है। तो ए बी डी और ऑप्शन नंबर सेकंड आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको अगर समाज कार्य में किसी भी संबंध में जानकारी अगर आपको चाहिए, चाहे वो यूजीसी नेट की हो, चाहे वो एमपी सेट की हो, जिसका फॉर्म निकाल दिया गया है, 21 तारीख से भरा जाएगा इसका फॉर्म, 21 मार्च 2024 से तैयार रहिए इसके लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती बहुत मध्य प्रदेश में निकलती है, इसलिए ज़रूरी है एमपी सेट को क्रैक करना। और साथ ही साथ DSSB सोशल वेलफेयर की वैकेंसी जो निकाली है, जहाँ पे सोशल वर्क और सोशियोलॉजी प्लस में अगर हम बात करते हैं क्रिमिनोलॉजी को बेस्ड माना गया है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो MPPSC की क्लासेस भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूँ समाज कार्य या समाज शास्त्र के संबंध में। अधिक जानकारी के लिए मैंने नंबर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, आप वहां से जाकर मेरे नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हो और व्हाट्सएप से भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही।